हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। अगर मैं इवैल्यूएशन की बात करूं तो ये वो तरीका है जिसमें मतलब किस एक्सटेंट तक जो हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे किए जा चुके हैं। मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा उसके ऊपर कोई ना कोई गोल होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं उससे। और इवैल्यूएशन एक तरह का वो तरीका है जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि हमने जो चीज़ सोची थी वो कहाँ तक हो पाई है। और इवैल्यूएशन लर्निंग और टीचिंग दोनों का ही एक पार्ट है। अगर हम एक क्लासरूम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि जो प्यूपिल हैं यानी जो बच्चे हैं वो कितना अचीव कर पा रहे हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को। तो इवैल्यूएशन सिर्फ हमारे स्टूडेंट की लर्निंग को मेजर करने के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हमारी स्टूडेंट के अचीवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक बच्चे ने किसी चीज़ में मिस्टेक करी है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उस मिस्टेक को या उस कॉन्सेप्ट को उसके लिए और स्ट्रॉन्ग किस तरह बना सकते हैं। इसको हम रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि बच्चों के अंदर क्या कमी है और रेमेडीज़ के थ्रू हम उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इंडियन एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है और ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है, एक आंतरिक हिस्सा है, इंटीग्रल बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। तो ये हमारा किससे कनेक्टेड है? एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड है। और इवैल्यूएशन सिस्टमैटिक तरीके से हो ऐसा डेंकर बोलते हैं, ठीक है। और गुड्स के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जज कर सकते हैं कि किसने कितना अचीव किया। क्लियर? तो ये कुछ इवैल्यूएशन की डेफिनेशन है। और अगर हम बात करें कि इन सभी डेफिनेशंस के निचोड़ से इवैल्यूएशन क्या है, तो इवैल्यूएशन पर्पस ओरिएंटेड है। पर्पस ओरिएंटेड होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ हमारा मकसद होगा ना उस काम को लेके, तभी तो हम उस काम को कर रहे हैं। तो वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी डायग्नोस करने में हेल्प करता है। डायग्नोस का मतलब क्या होता है? इसे हम मेडिकल लाइन में यूज़ करते हैं। डायग्नोस मतलब कोई भी चीज़, बीमारी का पता लगाना। एंड व्हेन वी आर इन टीचिंग के अंदर हम किसकी डायग्नोस की बात करें तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ अधूरी रह गई, कौन सी कमी रह गई जिसके कारण वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाया जो एक्चुअल में हम उससे चाह रहे थे। और ये हमें ग्रेटर स्कोप और फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि हम अपनी टेक्निक्स को चेंज कर सकें, सिर्फ लिमिटेड ना रहें अपनी टेक्निक्स में। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि इस टेक्निक से इस बच्चे को नहीं समझ आ रहा, देन वी विल श्योरली मूव इनटू सम अदर टेक्निक्स। उससे क्या होगा, हम और भी टेक्निक्स को कर पाएंगे। क्लियर? तो इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है ताकि हमें बच्चों की प्रोफिशिएंसी के बारे में पता चल सके, और अगर वो अच्छा करें तो हम उन्हें अप्रेज़ कर सकें, और अगर वो अच्छा नहीं कर रहे तो हम उनको अच्छा करने पर मजबूर कर सकें। किस तरह से? अपनी टेक्निक्स को चेंज करके हम उनके अंदर की कैपेबिलिटीज़ को निकाल पाए। क्लियर? तो इसके कुछ पर्पस है, मेन है। सबसे पहले ये स्टूडेंट की प्रोग्रेस की पूरी डिटेल हमें देता है। फ्यूचर अचीवमेंट के बारे में बताता है। इससे मोटिवेशन मिलती है। जब स्टूडेंट को पता चलता है उसकी एक्चुअल अचीवमेंट क्या है तो उसे मोटिवेशन मिलती है, सपोर्ट मिलता है, और सिस्टम में इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है। अगर हम टाइम टू टाइम टेस्ट लेंगे, उनकी इवैल्यूएशन क्या है? एक टाइप के टेस्ट। अगर हम छोटे मोटे टेस्ट भी ले रहे हैं वो भी एक तरह का इवैल्यूएशन है,
जजमेंट है, उससे हमें इम्प्रूवमेंट भी कर पाएंगे हम सिस्टम में, ताकि अगर हमें ये पता चले कि अभी उस लेवल तक हमारे बच्चे नहीं पहुंच पाए तो हम अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा कुछ इवैल्यूएशन के बारे में। और अगर मैं असेसमेंट की बात करूं तो असेसमेंट में हम उसे पूरे होल में नहीं मतलब इवैल्यूएशन क्या है, सब चीज़ों पर ध्यान देना, लेकिन असेसमेंट में पूरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे अगर हम स्कूल्स की बात करें तो इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन भी आता है, उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी आती हैं। इवैल्यूएशन टोटल इन ऑल है, असेसमेंट हमारा जबकि एग्ज़ाम्स को लेकर ही होता है। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पर। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मेटिव और सबमेटिव। फॉर्मेटिव और सबमेटिव में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस ये है कि फॉर्मेटिव जो हमारे पूरे स्कूल के सेशन के दौरान बीच में कराए जाते हैं, जिन्हें आप यूटीज़, आरटीज़ एंड ऑल के नाम से जानते हैं, जो साल के दौरान, और ज़रूरी नहीं है हम करवा के ही देखें, ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे भी हम उन्हें जज कर सकते हैं, तो वो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन वो होता है जहाँ पर हम टोटल समराइज करते हैं, उसके बाद आगे इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं, क्योंकि उसके बाद जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चा प्रमोट हो गया तो वो प्रमोट होने के लिए उसका एंड जो रिजल्ट है वो समेटिव रिजल्ट है। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं उनके द्वारा हम बच्चों के अंदर चेंजेस भी ला सकते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो टेक्निक है जो ये मॉनिटर करने के लिए की जाती है कि लर्निंग उस तरीके से हो भी रही है जिस तरीके से हम चाहते हैं या नहीं। तो ये हमारे स्मॉलर जो टेस्ट हम लेते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं हम बच्चों को, वो सब हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। इसके जनरल प्रिंसिपल ये हैं कि ये सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड करे। यूनिट, अगर मैं यूनिट वाइज टेस्ट ले रही हूँ, यूनिट टेस्ट बोलते हैं, तो उस यूनिट के सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमें हर कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चे को अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है। टेस्ट जो हो रहा है उसे स्टूडेंट के एरर्स के बारे में पता चल सके और टेस्ट के आइटम्स लोअर लेवल से हायर लेवल तक बढ़ पाएँ। मतलब पहले हम उन्हें इजी टेस्ट दें और ऐसे करके हम उन्हें उनके टेस्ट के लेवल को इंक्रीज़ करते चले जाएं। तो इसका मेन यूज़ क्या है? इससे हम मास्टरी ऑब्टेन कर सकते हैं लर्निंग में, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर को सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है और फिर उनके यूनिट वाइज टेस्ट लिए जाते हैं सो दैट मास्टरी कैन बी अटेन्ड इन लर्निंग। इससे हम एरर्स जान सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं अपनी टीचिंग को, टीचिंग परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और गोल फॉर लर्निंग, अब लर्निंग है तो उसका कोई गोल होगा, उस गोल को पूरा करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ इफ़ेक्टिव रीइंफोर्समेंट। अगर हमारा रिज़ल्ट हमें उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता तो हम रीइंफोर्समेंट्स यूज़ कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट यहाँ पे आपका क्या हो सकता है? कोई भी ऐसा तरीका जो हमारे आउटपुट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करे, तो हम रीइंफोर्समेंट्स का सहारा भी ले सकते हैं। और डायग्नोस्टिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब हम पूरे साल में टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं तो हम डायग्नोस कर पा रहे हैं कि बच्चे की किस कॉन्सेप्ट में, किस सब्जेक्ट में वीकनेस है और उस वीकनेस को दूर कर सकें, तो उसके लिए हम रेमेडियल टीचिंग का यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ समेटिव इवैल्यूएशन की, तो समेटिव इवैल्यूएशन ये हमारी पूरी प्रोग्रेस का समराइजेशन होता है, मतलब निचोड़। यानी कि ये पूरा हमारा एक जजमेंटल टेस्ट इवैल्यूएशन है। यहाँ पर हम आगे उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, यहाँ हम एक फाइनल जजमेंट देते हैं। तो ये वो इवैल्यूएशन है जो एंड में कंडक्ट कराया जाता है किसी भी कोर्स के या किसी भी क्लास के, ताकि हम जज कर पाएँ कि हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है।
समेटिव इवैल्यूएशन दो तरह की होती हैं, वन इज इंटरमीडिएट समेटिव इवैल्यूएशन एंड अदर इज लॉन्ग टर्म समेटिव इवैल्यूएशन। इंटरमीडिएट आपने देखा होगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के एग्जाम्स स्कूल में कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अगर मैं इंटरमीडिएट समेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रही हूँ तो वो इवैल्यूएशन वही होगा जो मिड टर्म में आता है। वहाँ पर हमारा पूरे एक टर्म का कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है और हम समेटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। और दोनों ही इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म समेटिव इवैल्यूएशन ज़रूरी हैं और इनको छोटा नहीं करना चाहिए। जितने ये हैं, जितना इनका टेस्ट लेवल होना चाहिए उतना ही रहना चाहिए। क्लियर? और इससे बस टीचर को मौका मिल सकता है कि वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में नेक्स्ट बच्चों के साथ किस तरह काम करे। अब समेटिव इवैल्यूएशन के टेस्ट की कंस्ट्रक्शन जब की जाती है तो हम कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन, यानी टीचर के पास एक स्पेसिफाइड होना चाहिए सब्जेक्ट एरिया जिसके ऊपर वो वर्क कर रही है। फिर उसे ये जज करना है कि वो टेस्ट आइटम्स क्या इंक्लूड कर रही है। टेस्ट आइटम्स को इंक्लूड करने के बाद वो असेंबल करे उन आइटम्स को, मतलब प्लानिंग के वाइज लगाए उनको, और फिर स्कोरिंग की स्कीम यानी उनको स्कोर दिया जाए। इसका यूज़ क्या है? ग्रेडिंग, ग्रेड असाइन करने के लिए, सर्टिफिकेट्स देने के लिए, सक्सेस बताने के लिए कि कितना बच्चों को सक्सेस मिला है। ये सब चीज़ों के लिए हमारी समेटिव इवैल्यूएशन ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है एबिलिटी और पोटेंशियल को जज करना, मतलब किसी के अंदर कितनी क्षमता है उसके बारे में पता लगाना। या फिर अगर जैसे आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं टीचिंग की, तो आपकी प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जाती है, यानी ये पता लगाया जाता है कि जिस जॉब के लिए आप, जिस पोजीशन के लिए वहाँ जा रहे हैं, क्या आप उस पोजीशन के लिए रियली कैपेबल हैं भी या नहीं। और इस चीज़ में एक एक्सपीरियंस्ड और कीन ऑब्जर्वर भी कभी कभी गलती कर देता है, क्योंकि प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के टाइम पर आपको उसी 10 मिनट्स और 15 मिनट्स के राउंड में आपको जज करना है कि वो बंदा, वो आपकी कंपनी के लिए या आपकी एसोसिएशन के लिए या आपके इंस्टीट्यूट के लिए सही रहेगा या नहीं, या जो पोस्ट आप उसे देना चाहते हो वो उसको रियली में एक्वायर करता भी है या नहीं, डिज़र्व करता भी है या नहीं। तो इसके लिए बहुत ही प्रिसाइज इवैल्यूएशन होना चाहिए। और 6 गोल हैं जो प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमारे फॉलो करता है। एनालाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट, मतलब उनकी क्षमताओं और उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना। फिर उनका कंपैरिजन करना उनके जॉब डिस्क्रिप्शन से और उनकी प्रोफाइल से। आप रिज्यूम लेकर जाते हो जहाँ भी जॉब पर जाते हैं, वो आपके रिज्यूम से, आपके हाव भाव से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से, आपके वे ऑफ प्रेजेंटिंग से आपको इसलिए जज कर रहे हैं कि ताकि वो जिस पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोजीशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे या नहीं। अब इसमें जो आपका टाइम फ्रेम होता है बहुत कम होता है, राइट। तो इसके अंदर मतलब काफ़ी बार आपके जो जज करने वाले हैं सामने, वो ज़रूरी नहीं है कि सही जज कर पाए। लेकिन प्रोग्नोस्टिक एवैल्यूएशन अभी बहुत रिफाइंड होती जा रही है। और प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहाँ कहाँ के लिए सूटेबल है, जितने भी मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं उन सभी के लिए सूटेबल है, क्योंकि उनको हायर करना है किसी को। और इसको हम 1 डे असेसमेंट भी बोलेंगे, क्योंकि एक ही दिन में आपको पूरा जांच लिया गया है कि आप
किस लेवल के हैं, आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, कि आपका जो रिज्यूम है वो आपकी पर्सनालिटी को सचमुच रिजेंबल करता भी है या नहीं करता। दैट इज़ कॉल्ड वन डे असेसमेंट। एंड अदर मैंने प्रोग्नोस्टिक के साथ बोला था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, ये टीचिंग के टाइम पर की जाती है। डायग्नोस करना, डायग्नोस अभी हमने यूज़ भी किया था। डायग्नोस मतलब पता लगाना कि मिस्टेक कहाँ पर है, कि कौन सी प्रॉब्लम, कौन से कॉन्सेप्ट में डाउट है। तो इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि बच्चे को किस चीज़ में प्रॉब्लम है या किस तरह की प्रॉब्लम है। इसमें सबसे ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से हम बच्चे की सिचुएशन को पता लगा सकते हैं, उसके इंटरेस्ट को पता लगा सकते हैं। एंड ये कब हम ऑब्ज़र्व हम कब कर पाएंगे, जब एक बच्चा अपने ही क्लास वर्क में बिज़ी है या किसी चीज़ में खुद ही काम में लगा हुआ है, तब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। कि आप देखेंगे कभी कभी बच्चे खाली टाइम में एडजस्टमेंट पीरियड में ड्राइंग कर रहे होते हैं। दैट मीन्स आपने उन्हें ऑब्जर्वेशन से जज किया कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन ड्राइंग। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन डायग्नोसिस। या फिर किसी टाइम कोई बच्चे को आपने देखा वो अकेला बैठा है, तो आप उसे डायग्नोस कर पाएंगे कि उसके अंदर ये कमी है कि वो अपने आप को निगलेक्टिंग फील करता है। ठीक है, और आप इसमें और भी तरीके से पता लगा सकते हैं। दैट इज़ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मतलब होता है चाइल्ड के डिफरेंट एक्टिविटी, जिसमें उसका डेली वर्क, मंथली वर्क और एनुअल वर्क सब कुछ आता है। उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा पाएँ कि चाइल्ड का इंटरेस्ट क्या है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं और उसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। वो भी इसलिए काम आता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है कि किसी भी इवेंट को रिकॉर्ड करके रखना। दैट इज़ कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। मतलब अगर हम छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं तो हम उसको एज अ रिकॉर्ड अपने पास रखें। दैट इज़ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। और डायग्नोस के बाद हम क्या कर सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग करवा सकते हैं। मतलब जहाँ पर कमी है उसके सुधार के लिए हम रेमेडियल टीचिंग को फॉलो अप कर सकते हैं। डायग्नोस यूजलेस हो जाएगा अगर हम रेमेडियल टीचिंग को फॉलो ना करें, क्योंकि डायग्नोस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि बच्चे की कहाँ कमी है, और अगर हम उस कमी को सुधार नहीं रहे यानी रेमेडियल टीचिंग को फॉलो नहीं कर रहे, देन दैट डायग्नोसिस इज वेस्ट। मेरिट्स क्या क्या हैं, इससे हमें पता चलता है कि कितनी स्टूडेंट में लर्निंग हुई है। ये हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है बच्चों की, और असली एजुकेशनल सिस्टम की जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढने में हेल्प करता है, और स्टूडेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करने में हेल्प करता है। हालांकि हम एक क्लासरूम के अंदर बच्चों को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं करते, लेकिन हमारे माइंड के अंदर हमें पता होता है कि कौन से बच्चे को हमें किस तरीके से उस लेवल तक लेकर जाना है जहाँ पर हम लेकर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसको हम डिफरेंस की फॉर्म में देखेंगे, यानी मैं दोनों की ही डिस्कशन करूंगी साइड बाय साइड। अगर मैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की बात करती हूँ तो ये टेस्ट किस पे बेस्ड है, इट इज़ ऑन प्रीडिटरमाइंड टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। नॉर्म, पहले मैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की अगर मैं बात करूं, ये किसी एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है एक फिक्स्ड परफॉर्मेंस को के कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पे किसी दो बच्चे का कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर बच्चे का एक फिक्स्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपटीशन है कि उस फिक्स्ड परफॉर्मेंस को वो बच्चा अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ compete करते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो मिलती हैं वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होती हैं, बट क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट
के अंदर बच्चे एक दूसरे से compete नहीं करते, जबकि वो मास्टरी लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यानी किसी टॉपिक को अगर उन्हें समझना है तो वो तब तक समझेंगे जब तक कि उस टॉपिक के डेप्थ तक ना पहुंच पाए। लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंदर बच्चों का आपस में कंपटीशन होता है। दैट मीन्स बच्चा यहाँ पर एक दूसरे बच्चे से आगे जाना चाहता है, बट मास्टरी लेवल को अचीव नहीं करना चाहता, वहाँ कंपटीशन है। अगर मैं क्राइटेरियन रेफरेंस की बात करूं तो ये टेस्ट किस में हेल्प करता है? इट मैक्सिमाइज द डेविएशन इन स्कोर्स। स्कोर इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेविएट करते हैं, डेविएट मतलब अलग अलग होते हैं, लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, ये एनहांस करता है डेविएशन इन स्कोर्स, वो मैक्सिमाइज करता है, वो इन्हांस करता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये किसी भी नॉर्म्स पे, किसी भी रूल एंड रेगुलेशन पर डिपेंड नहीं करता और इसका रिजल्ट किसी दूसरे बच्चे के रिजल्ट के या ग्रुप ऑफ रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट डिपेंड करता है, क्योंकि हम यहाँ पर पोजीशन देते हैं, क्लास वाइज पोजीशन, स्टेट वाइज पोजीशन, स्कूल वाइज पोजीशन, हम यहाँ पोजीशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरे बच्चे की पोजीशन भी मैटर करती है। और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एजुकेशनल एबिलिटी के बारे में हम जांचते हैं कि बच्चे को कितना आता है, लेकिन नॉर्म रेफरेंस का एजुकेशनल अमेंडमेंट में कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की से अच्छे लाने की कोशिश में। क्लियर? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को एज अ हम रिसर्च वर्क जो कंडक्ट होते हैं स्टूडेंट के अंदर, वो हमारे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंदर आ सके। रिसर्च वर्क मतलब जहाँ पे बच्चा रिसर्च करता है तो वो एक टॉपिक के डेप्थ तक जा रहा है, वो वहाँ किसी से compete नहीं कर रहा कि मुझे उससे ज़्यादा स्कोर करना है या उससे कम, वो सिर्फ अपने टॉपिक से कर रहा है लड़ाई और उसे अपने टॉपिक को डीप नॉलेज तक जानना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में, इस टेस्ट में एफर्ट किस लिए बनाया जाता है? स्टूडेंट को मास्टर लेवल तक पहुंचाना, लेकिन किसके थ्रू? कंपटीशन के थ्रू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट, और यही हमारे इस यूनिट के लास्ट टाइप ऑफ टेस्ट हैं। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आपको नाम से पता चल रहा है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जो क्वांटिटी इंक्लूड करते हैं अपने अंदर। यहाँ पर आपके साइंटिफिक टूल और मेजरमेंट होती हैं। ये 3 तरह के हो सकते हैं आपके, ओरल, रिटन और परफॉर्मेंस टेस्ट। ओरल टेस्ट के अंदर आपकी वो टेक्निक आती है जो हम छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हायर लेवल में हम अगर ओरल की बात करें तो वो आपके प्रैक्टिकल्स में लिया जाता है, जैसे वाइवा वॉइस जिसे कहते हैं हम, लाइक आपके साइंस के प्रैक्टिकल या मैथ्स के प्रैक्टिकल के टाइम पर होता है। और रिटन टेस्ट में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, एस्से टाइप टेस्ट, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट आ सकते हैं। या हम क्वांटिटेटिव की बात करें जहाँ क्वांटिटी है, यानी कुछ उस क्वांटिटी का मतलब आप समझेंगे गिनती, लेकिन क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी। तो इनमें यही मेन डिफरेंस है। और लास्ट है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। यहाँ पर हम कुछ वर्क असाइन करते हैं बच्चों को और फिर वो उस वर्क को कितनी अच्छे तरीके से अकम्प्लिश करता है, कंप्लीट करता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव, हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट। इसके अंदर क्या है, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके अंदर होता है क्या है, इसके अंदर हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं है, यहाँ हम क्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ मेन हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चों को जज करते हैं। ऑब्जर्वेशन इसकी मोस्ट कॉमन टेक्निक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही हम बच्चे की क्वालिटी को पता लगा सकते हैं। एंड अदर इज द चेकलिस्ट पार्ट। चेकलिस्ट में हम क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन डोमेन, जैसे हम कुछ सिचुएशन ऑलरेडी प्लान कर लेते हैं और उस सिचुएशन में हम बच्चे का आंसर जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि बच्चे का माइंडसेट क्या है, उसके माइंड यानी उसकी क्वालिटी ऑफ माइंड कितने लेवल की है, या
कॉन्सेप्ट को लेकर बच्चा अपने माइंड में क्या सोच रखता है। इसमें आपके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स भी आते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स जहाँ पर स्कूल की बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर उसके सारे रिकॉर्ड्स को संभाल के रखता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव जजमेंट। दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अपने ही जगह पर इम्पॉर्टेंट है, एंड सभी सब्जेक्ट्स में हमारे दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इनका बेनिफिट यही है कि ये, अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं तो क्वांटिटेटिव स्टैटिक्स डाटा है जिसके थ्रू हम डाटा के थ्रू पता लगा सकते हैं बच्चे की पोजीशन और उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। बट क्वालिटेटिव हमारा उतना ज़्यादा श्योरिटी से हम नहीं पता लगा सकते, बिकॉज ऑब्जर्वेशन टेक्निक सिर्फ एक्सपीरियंस टीचर्स ही अच्छे से फॉलो अप कर पाते हैं, लेकिन काफ़ी टीचर्स फेल हो जाते हैं किस चीज़ में, क्वालिटेटिव जजमेंट के अंदर। क्वालिटेटिव जजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विद एवरीवन, इट रिक्वायर्स वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स टू बी जज्ड। तो इस चैप्टर के अंदर हमने असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा, और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में हमने कौन कौन से इवैल्यूएशन को डिस्कस किया है यहाँ पर, फॉर्मेटिव और समेटिव, उसके बाद प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देन क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, और लास्ट हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। सो दिस वाज ऑल फॉर आवर वीडियो। ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी, इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में। थैंक यू।